हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली ज्योग्राफी मेजर 2 का बताने वाले हैं, जो कि मास्टर वीडियो है। ठीक है, आप लोग का यहाँ सारा क्वेश्चन आंसर सारा कुछ करवाया जाएगा, यहाँ सारा कुछ। ठीक है, इस वीडियो में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ही बड़ी चीज़ बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को आने वाले समय बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी था और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक्स मेरे पास है। एक एक क्वेश्चन, आपका जो एक क्वेश्चन है उसके लिए हम एक बुक पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम बताने वाले हैं। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन लिखा दें, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर आएगा तो उसमें से 1% चांसेस है। 99% तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि 99% यहीं से आएगा। 1% आएगा तो आएगा, वो तो आता ही है। ठीक है, और नहीं भी आता है कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना सारा क्वेश्चन तैयार रहना चाहिए। और ये सारा क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत बताने वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध बिग बैंग सिद्धांत हो गया आपका एडविन हबल का। फिर देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत विवरण के बारे में, भूकंप ज्वालामुखी के बारे में, भूवैज्ञानिक समय मापनी के बारे में और भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, तथा वायुमंडल की संरचनात्मक वर्णन के बारे में और सूर्य तक उष्मा बजट, सारा कुछ। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में, फिर बायोम, घास का मैदान, जैव विविधता, मृदा समुद्री लवण तथा समुद्री निक्षेपों के बारे में। तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेरे लिए बहुत ही शॉर्ट पॉइंट है। आप देखिए, इसको इंग्लिश में भी हम बताने वाले और सारा क्वेश्चन का आंसर भी इंग्लिश में हम दिखाने वाले, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, देखिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में हो गया, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, फिर गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, फिर हो गया गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, फिर डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और आगे देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर इंसुलेशन, हीट बजट, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर masses, साइक्लोन एंड अदर गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ साइक्लोन एंड कोफन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही कम ही लोगों को पता होता है। ठीक है, ये देता भी नहीं एग्जाम, इतना ज़्यादा भारी है जो, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी हो गया। फिर दिखाते हैं और कुछ। तो देखिए यहाँ पर बायोम्स, ग्रासलैंड्स, बायोडिवर्सिटी, सॉइल, मेरीन सैलिनिटी एंड मेरीन डिपॉजिट्स, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ। ये सारा का डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट बताना है। तो आप लोगों को इसके बारे में दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को आवाज़ में आ रहा है, बारिश हो रहा है बहुत ज़ोर से, लेकिन आप लोग के लिए से इस वर्षा में भी हम वीडियो बना रहे हैं। लाइन भी नहीं है 2-3 दिन से, 3 दिन से नहीं है, दूसरा जगह जाकर चार्ज करवाएं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा बढ़िया से देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा कीजिए। ठीक है, इतना हालत ख़राब में भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए उसमें देखते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि ये आपका सिलेबस है, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हो गया, प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप ज्वालामुखी, समय मापनी, फिर भू आकृति प्रक्रिया हो गया, अक्षय पर्दन, निक्षेपण और अनाच्छादन, भू आकृति, नदी, वाताज, हिमनद, कास्ट और समुद्री निक्षेप वगैरह, वायुमंडल की संरचना और स्ट्रक्चर बन हो गया, इसमें सूर्यातप हो गया। ठीक है, हवा का सामान्य परिसंचरण हो गया, वायुमंडलीय दबाव हो गया, तापमान, वायु द्रव्यमान, मोर्चों, चक्रवात और एंटी चक्रवात, ये सारा कुछ हो गया। फिर पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी की अवधारणा, ऊर्जा प्रवाह में पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, चारागाह, वन, जैव विविधता, मृदा निर्माण और वितरण, और समुद्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम आप लोग को सारा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एक वीडियो आया था सर, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी मेजर 2 का रिव्यू का। ठीक है, उसमें सारा कुछ डिटेल से बताएं, प्रत्येक चैप्टर वाइज करके, या फिर एक ही बार में सारा चैप्टर कंप्लीट किए। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारा डिटेल में बताया गया। देखिए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आप लोग को यहाँ दिए हैं, ये क्या क्या हुआ था उसके बारे में। इसमें क्या करना है, आप लोग को लिख देना है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका डेट वगैरह, एडविन हबल के बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के स्थान पर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सोचना शुरू कर दिया। बिग बैंग सिद्धांत जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, इसी सोच का परिणाम है बिग बैंग, एक आधुनिक परिकल्पना है। तो इस जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया था। ठीक है, और इसको एडविन हबल दिए थे, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है मेनली। ठीक है, इसमें ये भी बनाना है, ये चित्र जो आप लोग को देख पा रहे होंगे, एकाकी परमाणु वाला, इसको भी बनाना है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो इसमें जो भी भाग है, क्रस्ट, मेंटल कोर हो गया, उसको बता देना है और उसको छाप भी देना है। ठीक है, तो उसके डिटेल पहले दे देना है। पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी मनुष्य के लिए पहली बनी हुई है, ये सारा कुछ लिख देना है। ठीक है, और देखिए
परतों के बारे में लिख देना, परत कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन से परत हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ यानी भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट कहते हैं। देखिए क्रस्ट कहते हैं, इसकी औसत क्या है 33 किलोमीटर है। यह विभिन्न चट्टानों को बना हुआ पृथ्वी का ठोस भाग है। 2900 की गहराई पर दूसरी परत है जिसे मेंटल कहते हैं। फिर देखिए सेकेंड थर्ड तीसरी परत आती है जिसे बाय क्रोड आउटर कोर कहते हैं। 29 किलोमीटर से 5120 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ। तो ये सारा कुछ आप लोग को लिख देना, डिटेल में लिखना है। हम नोट्स फॉर्म में बनाए हैं इसको, मतलब 100 शब्दों का एक शब्द लिखे यहाँ, लेकिन आप लोग को एक शब्द के बदले 10 शब्द 100 शब्द लिखना है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आ सकता है, तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। असलिए दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, ठीक है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन के द्वारा 1955 में किया गया था, जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे तो ये सारा कुछ आप लोग को पता चल गया। फिर ये आप लोग को बना देना, छाप देना, ठीक है। कन्वर्जेंस सबडक्शन जोन, फिर मिड ओशियनिक जोन, रिड्ज, फिर ट्रेंच वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं 1962 में हैरी हेस ने महाद्वीपीय भागों में संबंधित अपना प्लेट विवर्तनिकी प्रस्तुत किया। ये सारा कुछ आप लोग को लिख देना। फिर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत संकल्पना के बारे में, फिर सागर तली के प्रसार की संकल्पना के बारे में बता देना। ये आप लोग छाप पाइएगा तो बढ़िया बात है, नंबर बढ़ेगा आप लोग का ही। अब देखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बात हो रहा है यहाँ। तो ज्वालामुखी एक विस्फोटक छिद्र है जिससे होकर गर्म मैग्मा, पिघली चट्टानें, राख एवं गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया के तहत ज्वालामुखी उद्गार से लेकर ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है। फिर देखिए पृथ्वी के अंदर स्थित पिघली हुई चट्टानों और गैसों को संयुक्त रूप से मैग्मा कहते हैं। फिर मैग्मा के बारे में हो गया, फिर लावा के बारे में हो गया। फिर देखिए इसी तरह फिर इटली का एटना स्टम्बोली, इसके बारे में पूछ देगा कि सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण बताइए शॉर्टकट में, तो आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। माउंट कैमरून अफ्रीका के, कोटोपोक्सी इक्वाडोर का है, फिर माउंट गुइअल्तीरी चिली का, ओजोस डेल स्लेटो अर्जेंटीना का है। तो ये सारा कुछ आप लोग को लिखने को मिलेगा। सुप्त ज्वालामुखी हो गया, इसकी मृत ज्वालामुखी हो गया, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सारा कुछ आप लोग को दे दिया जा सकता है। फिर देखिए आगे क्या है। ऐसे ज्वालामुखी पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं होती। मृत ज्वालामुखी के बारे में, माउंट किलिमंजारो किसका उदाहरण है, तो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण आ सकता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। देखिए भूकंप के बारे में बात हो गया, तो जब बाह्य तो आंतरिक कारणों प्रकृति से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन होने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो आगे देखो आगे क्या है। ज्वालामुखी क्षेत्र में सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं। फिर भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर विद्युत केंद्र बिंदु को भूकंप केंद्र ईपी सेंटर कहते हैं। भूकंप का जहाँ आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। फिर देखिए भूकंप का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान एक पृथक शाखा द्वारा किया जाता है जिसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या करते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या करता है, तो भूकंप को मापता है, ठीक है। भूकंप मापने का अंत है सिस्मोग्राफ। अब देखिए भूकंपीय तरंगे, कौन कौन से भूकंपीय तरंगे होती है इसके बारे में। देखिए पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है। तो ये सारा क्या है उसके बारे में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए पी तरंग क्या है, प्राथमिक तरंग होता है। ये छोटी तरंग दैर्घ्य व उच्च आवृत्ति की होती है। लंबो तरंगे हैं जो ठोस द्रव और गैस समेत सभी माध्यमों से गुजरती है। उनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। द्वितीयक तरंग यस तरंगे, ये लंबी तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति की होती है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है, अतः भूकंप के दौरान संरचना संबंधी अधिकांश नुकसान के कारण बनती है। सभी माध्यमों ठोस द्रव और गैस से होकर गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। किसका, तो पी तरंग का, एस तरंग का, ठीक है। अब देखिए एल तरंग जो है कहीं भी जाता है, सतही तरंग है, इसको सतही तरंग कहते हैं एल तरंग को, ठीक है। ये उच्च तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति की तरंगे और पृथ्वी के क्रस्ट के खोल तक सीमित रहती है। इसलिए भूकंप से होने वाला अधिकांश संरचनात्मक नुकसान इन्हीं से होता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरंग होता है एल तरंग, ठीक है। आप लोग को अगर दे दिया जाएगा कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा, एल तरंग। सबसे बढ़िया तरंग कौन सा, पी तरंग। वैसे तरंग सारा खराब ही होता है, लेकिन एल तरंग आ जाएगा ना तो बर्बाद कर देगा पूरा एकदम, ठीक है। जमीन वगैरह उखाड़ देगा, गजब कर देगा, ठीक है। आप लोग देख भी नहीं पाइएगा कि क्या हुआ, सो इस तरह से हो जाएगा जी, ठीक है। ये सारा में गुजरती है। इनका औसत वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए ये क्या है, भूकंप की प्रबलता को मार्कली स्केल द्वारा मापा जाता है। देखिए प्रबलता को मार्कली स्केल के द्वारा मापा जाता है और भूकंप को किसी द्वारा लिखा जाता है तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। यह भूकंप का अनुभव करने वाले लोगों को अवलोकनों का प्रयोग तीव्रता के आकलन हेतु करती है, ठीक है। अब देखिए भूवैज्ञानिक समय आपने ये याद नहीं हुआ होगा आप लोग को, हमको पूरा कंफर्म पता है, लेकिन इसके बारे में आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में पूछ सकता है
इस समय का सबसे बड़ा क्या है, तो महाकल्प, फिर युग, फिर कल्प, फिर ये आप लोग को लिखना है, ठीक है। महाकल्प के बाद कल युग होता है, उसके बाद कल्प होता है। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देखिए क्या पूछा जा सकता है, बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि डायनासोर का काल कौन सा है, तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा, हमको नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन कभी पूछा अगर जाएगा तो आप लोग को यहाँ से देख के बताना है, ठीक है। परमियन कल्प के बाद कौन सा कल्प होता है, कार्बन कल्प, डिवोनियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प, कैम्ब्रियन कल्प, तो ये सारा कुछ आप लोग को रखना है याद। फिर लास्ट में वेलियोसिन, आर्कियन वगैरह, ठीक है। अब देखिए भूवैज्ञानिक मापक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका जन्म सौरमंडल के जन्म के साथ हुआ है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष की आंकी गई है। अपने अपने जन्म के समय पृथ्वी बहुत ही गर्म गैस के रूप में थी और अपने जीवन के प्रारंभिक काल अर्थात पहले 1 अरब वर्ष तक यह गैस के रूप में ही रही। इसके बाद यह ठंडी होकर तरल रूप धारण कर गई। सैलों और अधिक समय बीतने पर इसका ऊपरी भाग ठोस अवस्था में आ गया। ठोस चट्टानों से इसकी कठोर धरातल का निर्माण हुआ। परमाणु यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। तो ये सारा कुछ आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लिख देना इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ स्पेशल चीज़ें लिखा हुआ है तो आप लोग को लिखना है। देखिए भू-आकृति प्रक्रिया क्या होता है, अपक्षय, अपवर्तन, निक्षेपण और आच्छादन होता है। तो अपक्षय क्या कि किसको कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कोई टूट-फूट के कारण हो जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मौसम की विभिन्न स्थिति क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने-फूटने कोष को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं। इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। यह क्रिया चट्टानों का विघटन, डिसइंटीग्रेशन तथा अपघटन, डिकम्पोजिशन की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। विघटन में चट्टानें बलकृत शक्तियों द्वारा चटक कर टूट फूट जाती है और ये अपघटन में रासायनिक क्रिया द्वारा चूर्ण बन जाती है। विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। अस्पाक्स महोदय के शब्द प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं अपनी जगह पर हो जाता है। अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ। अपक्षय के 3 प्रकार हैं, भौतिक अथवा आंतरिक, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, फिर केमिकल वेदरिंग, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखिए अपवर्तन के बारे में है, जब नदी अपने किनारों तलहटी को काटते छाटते तो कुरेदती या खुरचती है, तो इसी नदी को अपवर्तन कार्य कहा जाता है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा जाए तो अपवर्तन द्वारा उत्पन्न शेल चूर्ण का नदी अपने जल प्रवाह की दिशा में बहाकर ले जाती है, तो इसे परिवहन कहते हैं। आगे देखो निक्षेपण के बारे में, डिपोजिशन, तो देखिए बहा कर लाए गए पदार्थ तलछट को नदी किसी निम्न प्रदेश में जमा कर देते, तो इसे निक्षेपण क्रिया कहते हैं। अब देखिए भू आकृतियाँ क्या क्या बना सकती है, नदी, वायवीय, हिम नदी, काष्ठ और समुद्री। तो नदियाँ बना सकते हैं गोर्ज, कैनियन, वी आकार के घाटे, जलप्रपात, क्षिप्ति क्रियाएं, जल प्रगति, जलोढ़, गोखुर झील, गोमभीम नदी, बाढ़ का मैदान, डेल्टा। तो इसके बारे में आप लोग को सर्च करके स्पेशल जानना है, ठीक है। नोट्स था आप लोग का ना। देखिए इसमें क्या, वी आकार के घाटे, तो नदी जब वी आकार का बना देता है, ठीक है। गोर्ज कैनियन में भी इसी तरह, कैनियन में पूरा एकदम इस तरह कर देता है, गोर्ज में इस तरह करता है, ठीक है। तो आगे देखिए इसकी क्षिप्तिकाएं भी इस तरह से कटिंग छटिंग कर देता है, नदी चलते चलते जलज गर्तिका बन जाता है, जलोढ़ पंख बन जाता है। गोखुर झील मतलब कि इधर से भी नदी पार हो गया, इधर से भी नदी पार हो गया और यहाँ बीच में छोड़ दिया, तो मतलब गोखुर झील वगैरह बना दिया। गुम्फी नदी बाढ़ का मैदान बन गया, यानी कि इधर से भी इधर बाढ़, दोनों तरफ पानी भी आ गया, तो बाढ़ का मैदान एक तरह से बन जाता है। डेल्टा आप लोग को पता होगा, जब नदी छोटा नदी जब बड़े नदी में गिरती है तो अपने साथ जो लाती है मिट्टी उसको जमा कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं डेल्टा कहते हैं, ठीक है। वायवीय में देखो तो वायवीय वात गर्त हो गया, छत्र हो गया, गारा हो गया, जीवजन हो गया, यारडांग हो गया, पाषाण हो गया, जालक, इंसेलबर्ग, डिकॉन्टर हो गया। फिर देखिए भू स्तंभ, बालू का स्तूप, बरखान, लोयस, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब देखिए हिम नदी में क्या होता है, हिम नदी में हिमविदर हो गया, हिमदर अथवा बर्ग शून्य हो गया, हिम गह्वर हो गया, टोन सिंह, फॉल, कंगीनुमा, केटक, व्यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, भेड़शिला, श्रृंग व पूंछ, हिमज जल झील, हिमोड़, ड्रमलिन, केतकी, एस्कर अथवा हिमनद, कटक, क्रेम, अपक्षय मैदान, इस सारे के बारे में आप लोग को जान लेना है, ठीक है। इसके बारे में आ सकता है आप लोग को दे दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए कास्ट प्रदेश में क्या होता है, कास्ट मतलब चूना प्रदेश होता है, ठीक है। इसमें लेपिज बन जाता है, घोल रंध्र, विलय रंध्र, अंधी घाटी, डोलाइन, वाला, पुनर गुफाएं, तो कंदराएं, कंदरा भी बन जाता है। इस तरह से मतलब कि इस तरह से कंदरा बन जाता है, ऊपर से लटकते लटकते बन जाता है, ठीक है। इधर से मान लीजिए इधर से भी लटक रहा है, इधर से भी इसका गिर रहा है, ठीक है, बूंद बूंद गिर रहा है, तो ये भी बन गया यहाँ कंदरा तरफ से, ये भी बन गया। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट मिलके बन गया, क्या बन गया, कंदरा बन गया एक तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, प्राकृतिक पुल, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, तो बताए ना अभी इसी तरह।
समुद्री देखिए क्या है, समुद्री भृगु तरंग, घर्षित प्लेटफॉर्म, समुद्री गुफाएं, समुद्री मेहराब, अस्टेक, वायु छिद्र, पुलिन, रेत टिब्बे, भूजीवा, रोदिका, लेगुन या हैव। तो ये आप लोग को समुद्री के द्वारा, समुद्र के द्वारा बन जाता है। वायुमंडल की संरचना अगर देखा जाए तो ये भी आप लोग को पता ही होगा लगभग, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी के तल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल संकेंद्री परतों कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के रूप में विस्तृत है, जो अपने घनत्व, तापमान तथा गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। वायुमंडल की प्रमुख परतें निम्नलिखित है, जैसे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। मानो कि सबसे निचली परत, इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा, ये पृथ्वी का मतलब जो हम लोग रहते हैं वो क्षोभ मंडल ही है। अब देखिए क्षोभ सीमा आता है ट्रोपोपाउच, तो ये कितने किलोमीटर में है उसके बारे में बात किया गया। इसको छापना भी आप लोग को समझ बढ़िया से, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा बट छापना है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हो गया, ये 50 किलोमीटर हो गया। निचली समताप मंडल में आप लोग का जितना भी एरोप्लेन चलता है वो सारा इसी में चलता है। देखिए आगे देखिए मध्य मंडल मेसोस्फेयर के बारे में हो गया, समताप सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर लगभग रहता है इसका। फिर आयन मंडल आयनोस्फेयर, इसी के कारण हम लोग आज मोबाइल वगैरह चला पा रहे हैं, टीवी वगैरह देख पा रहे हैं, ठीक है, आयनोस्फेयर के कारण। और आगे देखिए वायुमंडल एक्सोस्फेयर के बारे में बात हो गया, तो ये सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। वायुमंडल, आयनमंडल ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत वायु बहुत ही विरल और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ बहुत ही कम हवा है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। अब देखिए सूर्यातप और उष्मा बजट के बारे में बता रहे हैं। तो उष्मा बजट सूर्य से आता है जितना भी किरण, उसका 2 अरबवां भाग ही आता है हम लोग के यहाँ, ठीक है, पृथ्वी में। तो उसका भी बहुत सारा डिवीजन हो जाता है उसमें, ठीक है, वो भी पूरा नहीं आ पाता। 2 अरबवां भाग भी पूरा तरह से पृथ्वी में नहीं आ पाता है, ठीक है। अब देखिए सोलर इंसुलेशन के बारे में, पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल के लिए समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अब देखिए सूर्य के तल से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों शॉर्ट वेव्स के रूप में विकिरित होती है रहती है। सूर्य से विकिरित होने वाली इस ताप को सूर्यातप कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द इंसुलेशन 3 शब्दों इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, अर्थात सूर्यातप का शाब्दिक अर्थ सूर्य सौर विकिरण है। विभिन्न विद्वानों ने सूर्यातप की परिभाषा दी है, कुछ महत्वपूर्ण लोग इस तरह से दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आगे देख सकते पृथ्वी का उष्मा बजट, हीट बजट, इसका बजट भी है एक तरह से कि कितना परसेंट कहाँ जाता है। सो देखिए इसमें जो है बहुत ही डिटेल में बताया गया, ठीक है। यहाँ लिख के बताया गया, यहाँ छाप के बताया गया, ठीक है। तो आप लोग को दोनों को देखना है, दोनों को करना है वहाँ भी। तो इस तरह से आप लोग को कर लेना है। आगे देख सकते क्या है, यही है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, पवन के बारे में भी बात हो रहा है। वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव प्रतिरूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। सूर्य विकिरण द्वारा पृथ्वी तथा वायुमंडल के असमान संबंध के कारण उत्पन्न दाब प्रवणता से पवनों के प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह परिसंचरण न केवल महासागरीय जल को प्रभावित करता है बल्कि स्वयं भी इससे प्रभावित होता है। तो इसमें जहाँ फिर ज़्यादा धूप होता है, जहाँ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है, वहाँ का हवा हल्का होता है, ठीक है, वहाँ का हवा जो ऊपर उठने लगता है। और जहाँ का ठंडा होता है वहाँ का जगह उसके स्थान को भरने के लिए दौड़ता है, और उस इसी कारण से चक्रवात आ जाता है और हवा स्पीड चलने लगता है इसमें, ठीक है। ये बहुत ही विस्तार से अगर हम समझाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग को मन इधर उधर हो रहा है ना, सारा छोड़ दीजिएगा अगर समझाने लगेंगे तो। लेकिन मेन बात यह है कि मेरे पास टाइम भी नहीं हो, चार्ज भी नहीं हो, लाइन भी नहीं है, पानी भी पड़ रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इधर बिजली भी नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, दूसरा जगह से जाके चार्ज करवाएं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर देखिए वीडियो, ठीक है। आप लोग के लिए कितना कुछ कर है। वायुमंडलीय तापमान पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर तापमान का एक उपाय है। फिर एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी इसमें। फिर देखिए वायु राशि हवा का वह घना भाग जिसका ताप एवं आर्द्रता एक समान समतल हो। कुछ निश्चित स्थानों पर वायुमंडल में हवाओं की सामान्य गति के कारण वायु की विशाल राशि एकत्र हो जाती है, जिसकी अपनी विशेषताएं और भौतिक दशाएं विशेषकर ताप और आर्द्रता निश्चित तथा स्पष्ट होती है। देखिए चक्रवात के बारे में छाप देना आप लोग को, चक्रवात, ठीक है, एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन्स के बारे में आप लोग को लिखना भी है और छापना भी। देखिए पवनों का एक ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है तो उसे चक्रवात कहलाता है। यह वृत्ताकार या अंडाकार होता है, लेकिन इसके विपरीत एक पथी चक्रवात चलता है, एंटी साइक्लोन। जैसा कि हमें नाम से विदित होता है, ये चक्रवात के विपरीत होते हैं, चक्रवात के विपरीत होता है ये। और प्रतिवाद केंद्र पर उच्च भार तथा बाहर चारों ओर निम्न भार होता है। वायु केंद्र से बाहर की ओर जाती है। भूघूर्णन वलय के कारण वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की वह दिशा में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत 1936 दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया। इसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में देखिए। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके 1931 में संशोधन भी किया गया तथा 1936 में इसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण व्यापक तथा सरल है और जिस कारण आज भी इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। कोपेन महोदय ने अपना वर्गीकरण प्राकृतिक वनस्पति का वितरण को ध्यान में रखकर किया। इसे प्राकृतिक वनस्पति अनुभाविक वर्गीकरण एम्पिरिकल
क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपका हो गया। फिर देखिए इसके बारे में और भी बताया गया, तो आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है। सी के लिए किसके लिए प्रयोग होता है, एफ किसके लिए प्रयोग होता है, डी किसके लिए प्रयोग होता है, ये सारा कुछ। अगला क्वेश्चन 10th नंबर है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी की अवधारणा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का एक लघु स्वरूप है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1953 में जर्मनी की एजी ट्रांसले। एक क्वेश्चन पक्का 100 में 101% आएगा, ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सर्वप्रथम प्रयोग किया और कौन क्या किया। सो एजी ट्रांसले आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी ट्रांसले 1953 ईस्वी में किया था, ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए ट्रांसले के अनुसार किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ट्रांसले का मानना है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक कारकों के अंदर संबंधों से निर्मित होता है। ट्रांसले के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा भाग होते हैं, तो आप लोग को यहाँ से देख लेना है। किसी क्षेत्र की इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों का समूह और उस क्षेत्र की इकाई का भौतिक पर्यावरण अथवा निवास क्षेत्र। ये ट्रांसले का कहना है कि क्षेत्र की इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों, मतलब आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। पारिस्थितिकी से आशय क्या है, इसके बारे में भी देखिए। पारिस्थितिकी शब्द का जर्मन भाषा का शब्द ओक्योलॉजिक का हिंदी रूपांतरण है। हम इस शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल नाम के द्वारा किया गया है। देखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कौन किया गया है, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र का एजी ट्रांसले, ठीक है। देखिए कौन ट्रांसले बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए फिर से देखिए एजी ट्रांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का और पारिस्थितिकी का किसकी तरह प्रयोग किया गया, तो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। ये पक्का आएगा दोनों, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम सन 1869 ईस्वी में जर्मन जीव अर्नेस्ट हैकेल ने की। इनके अनुसार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों या जीवों के समूहों तथा उनके अजैविक वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है। देखिए अन्य स्थान पर अर्नेस्ट हैकेल लिखते हैं पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान है। तो इस तरह से आप लोग को लिख देना, ठीक है। देखिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और बढ़िया से आप लोग को देना है एग्जाम, ठीक है। आप लोग के लिए कितना कुछ किया, आज 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाकर चार्ज करवाएं, ठीक है। लाइन नहीं आया 3 दिन से, बिजली नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं कुछ हो गया, पोल वगैरह उखड़ गया, पता नहीं, ठीक है। तो ये समस्या है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो बढ़िया कर रहा है आप लोग के लिए उसको अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, बताइए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, ठीक है। अपनी तरफ से हम पूरा स्पीड से बोलने का प्रयास किए क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा चीज़ कवर करना था, ठीक है। और आप लोग को क्लियर भी कर दिए सारा कुछ। इससे बाहर आप लोग को एक भी कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और धुन के एकदम लिखिए, ठीक है। और बढ़िया से आइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेट के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।